Friends, welcome to my YouTube channel Joyful Learning. Today we will discuss about the topic Sargent Plan 1944 and we will also discuss about the topic CAB 1921. Myself Dr. Sonia Yadav, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Kumari Mayawati Government Girls PG College, Badalpur. Firstly, when we discuss about सर्जेंट प्लान 1944 इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सर्जेंट नाम क्यों पड़ा बिकॉज द सर्जेंट कमेटी वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉन सर्जेंट हु वॉज द एजुकेशनल एडवाइजर of the government of India and in 1944 he proposed a comprehensive report formally known as the Report of the Sargent Commission on Post-War Education Development in India. The aim to develop a national system of education advocating for free and compulsory education for all Indian children between the age of 6 to 14 within 40 years. And the second part of this plan, because the world faced the second world war from 1st September to 1930 1st September 1939 to 2nd September 1945, and this is about 266 years and 1 day अप्रोक्सीमेट जो ये युद्ध चला 6 साल 1 दिन से लेकर 6 साल 1 दिन तक रहा, जो कि 1939 से 1945 तक रहा. अब ड्यूरिंग दिस वॉर एंड आफ्टर दैट वॉर मैनी कंट्रीज बिकेम कंसर्न्ड अबाउट द डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम. सभी देश अब युद्ध के पश्चात सोचने लगे कि अब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को किस ओर लेकर जाएं. तब in India, CAB committee was worked for education, formation, education systems. So, then CAB initiate to plan post-war education development. Then Sir Sargent, then educational advisor थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के and was asked to prepare a plan. The request was made by the Reconstruction Committee of the Viceroy Executive Council and then Sir Sargent prepared a memorandum on post-war education development in India. इस नाम से भी जानते हैं कि ये मेमोरेंडम था एजुकेशन का जो सर्जेंट कमेटी में कि पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया. कैब एक्सेप्टेड द मेमोरेंडम इन मीटिंग जो कि हुई थी अक्टूबर 1943 में और जनवरी 1944 में. 2 बार मीटिंग हुई और इस जो पब्लिश हुई रिपोर्ट वो पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया के नाम से पब्लिश हुई. बिकॉज ऑफ हिज मेजर रोल द प्लान बिकम पॉपुलरली नोन एज सर्जेंट plan because Sir John Sargent was the educational advisor of government of India that time and most of the work was done by the CAB committee but he was the advisor and he prepared the memorandum. Then the plan of this post-war educational development in India, this name was in place used in place of Sargent plan. The report compiled idea from various CAB reports on different educational problems in India. इसमें CAB रिपोर्ट में जो बहुत सारे एजुकेशनल प्रॉब्लम्स थे भारत में उसके बारे में डिस्कस किया. अब गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्ट किया था CAB से कि आप प्लान क्रिएट कर रहे हैं तो वो उसमें क्या क्या गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी वो था. उन्होंने बोला था कि टू मेक एन इन डेप्थ स्टडी कीजिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन की और कहाँ से कहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक और पूरे देश का अध्ययन करना था इन्हें. अब अभी तक जितनी भी पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती थी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सजेशंस देती थी, लेकिन एक सर्जेंट प्लान ऐसा था जिसने मास एजुकेशन, डिसेबल्ड एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के बारे में इसके बारे में भी बात की है और प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की तो बात की ही है. इट शुड ऑल्सो फाइंड आउट दैट सजेशंस एंड रिकमेंडेशन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड कमेटी अपॉइंटेड एंड वर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट वाज देयर इम्पैक्ट ऑन क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव प्रोग्रेस ऑफ इंडियन एजुकेशन. और सजेशंस देना था
और रिकमेंडेशन देने थे इन्हें, जो जितनी भी कमेटी अभी तक बनी थी उनके आधार पे उनका भी मतलब इन्हें अध्ययन करना था, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भारतीय शिक्षा में कैसे की जा सकती है उसके बारे में भी बताना था। ये भी बताना था कि गवर्नमेंट का क्या फ्यूचर प्लान रहेगा एजुकेशन को लेकर, ये भी था। और इट शुड ऑल्सो मेंशन द टाइम पीरियड भी मेंशन करे, और एस्टिमेटेड कितना खर्चा आएगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ये लिखा है ना, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कितना होगा ये भी बताना था इस कमेटी को। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैब के बारे में। कैब स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अब क्योंकि जब हम बार बार कैब का नाम ले रहे हैं तो हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो कैब सबसे पहले जो इस्टेब्लिश हुआ वो 1921 में हुआ। 1921 में बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कैब की स्थापना कब हुई, तब हम इसके लिए सही आंसर है 1921 में। किस लिए हुई? द नीड फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडी इन एजुकेशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ। किसके सजेशन से हुई? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई ना कोई प्लान या कमेटी कमीशन के द्वारा सजेशंस दिए जाते रहे हैं और उसकी के आधार पर वो चीजें इम्प्लीमेंट होती गई हैं। तब आपने नाम सुना होगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो कैलकाटा कमीशन ने सजेशन दिया कि एक कैब कमेटी होनी चाहिए पूरे विश्वविद्यालय आयोग ने दी। द मेन एम वॉज टू हेल्प टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइड एंड कोऑर्डिनेट एजुकेशनल डेवलपमेंट की। भारत सरकार को ये मदद करना कि हम कैसे गाइड एंड कोऑर्डिनेट करें एजुकेशनल डेवलपमेंट में। कैब वॉज इंटेंडेड टू डिफाइन द जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, कि जो भी जनरल एम्स हैं एजुकेशन पॉलिसी में उसको इंटेंड करे। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एडवाइस एंड असिस्टेंस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज, और एडवाइस और असिस्ट करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज को। इसका जो दूसरा काम है वो कलेक्ट एंड शेयर ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट प्रोविंसेस एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया। जो डिफरेंट अनदर फंक्शन है इनका वो कलेक्ट करना और शेयर करना इंफॉर्मेशन को, और एजुकेशनल डेवलपमेंट करना विभिन्न प्रकार के जो भी प्रांतीय हैं और भारत के बाहर भी। एजुकेशनल कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ कैब। जो एजुकेशनल कमिश्नर होगा भारत सरकार का वही कैब का चेयरमैन होगा। और द बोर्ड इंक्लूडेड एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और इसमें जो जो बोर्ड होगा उसमें एमिनेंट एजुकेशनिस्ट होंगे, ऑफिशियल होंगे, नॉन गवर्नमेंट होगा, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे डिफरेंट प्रोविंसेस के। अब ये जो कैब कमेटी थी ये इंटेंड टू असिस्ट था मिनिस्टर्स इन फ्रेमिंग एजुकेशनल पॉलिसी एंड एडवाइस ऑन कॉम्प्लेक्स एजुकेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होगी तो मिनिस्टर्स को इसके लिए एजुकेशनल पॉलिसी कैसे फ्रेम होगी, कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उसके बारे में कैब से पूछा जाता था उस समय पर। 1923 में, क्योंकि हम बीच में कैब कहते हैं, हम देखेंगे कि नॉन वर्किंग थी एक तरीके से, उसका नाम ज्यादा सुनने में नहीं आया। वो क्यों था? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस था 1923 में महसूस किया गया, और उसके चलते अबॉलिश्ड कर दिया गया कैब को अबॉलिश कर दिया गया, और कोई कंसल्टेशन नहीं ली गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। ब्यूरो ऑफ एजुकेशन वाज आल्सो क्लोज्ड, और ये सब जो कार्य हुआ कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए वो इंचकेप कमेटी के द्वारा हुआ। और पॉलिसी जो कैब था यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ को मर्ज कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर के साथ। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर के साथ मर्ज कर दिया गया, और फिर ये कहलाने लगा, इसका नाम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड लैंड। और देन दिस इल प्लान्ड इकोनॉमी क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज एंड सून प्रूव्ड इनइफेक्टिव। बहुत सारे कार्य जो बाधित होने लगे शिक्षा में और ये इनइफेक्टिव होने लगी। फिर नेक्स्ट जो कमीशन आता है वो हार्टग कमेटी आती है। हार्टग कमेटी के द्वारा फिर से बोला गया कि कैब को रिवाइव्ड कर दिया जाए, और ये किस ईयर में हुआ रिवाइव? 1935 विद द suggestions of Hartog Committee 1929. Then first meeting हुई reconstitute CAB
हुआ नई दिल्ली में, और जो कि हुई थी 19 to 20 दिसंबर 1935. देन द ब्यूरो ऑफ एजुकेशन वाज रिवाइव्ड इन 1937 फॉलोइंग कैब रिकमेंडेशन. इट वाज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड फर्दर स्ट्रेंथेंड इन 1940. बात करते हैं सर्जेंट प्लान की. पीछे हमने पढ़ा कैब के बारे में, जो कि एक डिटेल्ड डिस्कशन था, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में आता भी है और इतना डिटेल अभी तक कैब के बारे में कहीं डिस्कस नहीं किया गया. सर्जेंट प्लान की जब हम दोबारा फिर से हम इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि कैब उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने उसको डिस्कस किया और इसमें स्लाइड्स में रखा. जब हम बात करते हैं अब नेक्स्ट रिपोर्ट ऑफ द सर्जेंट प्लान की, तब कैब ने सर्वे किए पूरे भारतवर्ष में, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, रिव्यू किया, कमीशंस और कमेटी रिपोर्ट को पढ़ा और एनालाइज किया, सजेशन दिए, क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, ये सब उन्होंने बात की. और तब जाके डेवलप हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव पोस्ट वॉर एजुकेशन प्लान फॉर इंडिया इन 1944 में. सर्जेंट प्लान को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया और इसमें प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की बात हुई, और मास एजुकेशन, डिसेबल्ड एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सबकी बात इसमें हुई. एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम इन्होंने 40 इयर्स बताया, और प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 313 करोड़ की लागत के साथ इन्होंने एक्सपेंडिचर बताया. नेक्स्ट है कि इनके रिकमेंडेशन सजेशंस क्या है सर्जेंट प्लान के. एक तो कि एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट. अब हम बात करें मेकाले से लेकर मेकाले, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, इन सब में बार कभी बोला गया कि जो शिक्षा है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जो शिक्षा है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रोविंशियल की जिम्मेदारी है. लेकिन कभी कोई एक क्लियर प्लान नहीं दिया गया. तो इन्होंने साफ कहा कि एजुकेशन जो है वो जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंट्रल की भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी. इसीलिए हम देखते हैं अब जाके जो शिक्षा को है वो कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है. नेक्स्ट इन्होंने बोला, सजेशन था इनका कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है हायर इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए, कि हायर एजुकेशन देंगे, इंडस्ट्रियल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल अदर एजुकेशनल लेवल. भाई सही बात है, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसे अपने युवाओं को किस ओर देखना है नेक्स्ट ईयर्स में, तो वो उसी हिसाब से प्लान करे. इसीलिए हायर इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन्होंने ऐसा सजेशन दिया. और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को वो और जितनी भी तरीके की शिक्षा है वो उसका ध्यान रखें. सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फंड्स टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, वो तभी उस शिक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेगी अगर आप उसको फंड प्रोवाइड कराएंगे. और एक इस्टेब्लिश हो एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो ये एक बहुत बड़ा इनका सजेशन था कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो, और वो नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पर होना चाहिए और दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करें. प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुड टेक कंट्रोल फ्रॉम इनएफिशिएंट और एंड इनइफेक्टिव लोकल बॉडीज. जो भी इनएफिशिएंट हो गई हैं या इनइफेक्टिव हैं काम करने में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो उनको कंट्रोल कर सकता है. और इंश्योर करे कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो ये सजेशंस थे इनके. अब हम इनके मेजर सजेशंस पे आते हैं. सबसे पहला सजेशन है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए. इन्होंने एकदम रूट लेवल पे बात की है. इन्होंने कहा कि इस्टेब्लिश करें नर्सरी स्कूल्स, जो कि एज ग्रुप बताया इन्होंने 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए, और टारगेट एटलीस्ट कितने थे उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से 10 लाख बच्चे थे प्री प्राइमरी लेवल पे, यानी कि 3 से 6 साल तक के बच्चे. इन्होंने नेक्स्ट सजेशन बोला कि सिटीज में जो हाई चाइल्ड पॉपुलेशन हो तब तो आप ओपन सेपरेट नर्सरी स्कूल्स कीजिए, अदरवाइज अटैच कर दीजिए प्राइमरी के साथ. ठीक. नेक्स्ट था इनका कि प्रोवाइड नर्सरी प्री प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, मतलब उनके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़े उन्हें प्री प्राइमरी के लिए. और जो इस स्तर पर पढ़ाएं प्री प्राइमरी लेवल पर, वो जनरल नॉलेज, गुड बिहेवियर एंड सोशल अवेयरनेस. देन एम्प्लॉय ओनली, यहाँ पर बोला कि आप सिर्फ ट्रेन्ड फीमेल टीचर्स को ही प्री प्राइमरी स्कूल्स में अपॉइंट कीजिए. और अटेंडेंस शुड नॉट बी कंपलसरी, अटेंडेंस कंपलसरी ना हो, लेकिन हाँ पेरेंट्स को इनकरेज कर सकते हैं कि आप बच्चे को स्कूल भेजिए.
नेक्स्ट सजेशन है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए। प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, ऐसा इनका सजेशन था। और 6 से 14 साल तक के बच्चे की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की, जो कि टोटल जो ईयर अगर निकलेगा तो वो 8 साल की शिक्षा होगी। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को 2 भागों में बांटा है, जूनियर बेसिक लेवल और सीनियर बेसिक। जूनियर बेसिक को इन्होंने क्लास 1 to 5 किया है और सीनियर बेसिक लेवल को क्लास 6 to 8 किया है। कंपलसरी एजुकेशन टू प्रिवेंट वेस्टेज, इन्होंने कहा कि शिक्षा को अनिवार्य कर दीजिए, क्योंकि हाटा कमीशन में हमने वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन के बारे में पढ़ा था। उनका सजेशन था कि जो शिक्षा है प्राइमरी लेवल पर वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन बहुत है। वेस्टेज का मतलब ये था कि नामांकन तो हुआ लेकिन स्कूल छोड़ के बच्चा चला गया। स्टेग्नेशन का मतलब था कि एक ही कक्षा में बार बार बच्चा फेल होता जा रहा है। तो 1 साल से अधिक अगर कोई बच्चा एक ही कक्षा में है तो वो स्टेग्नेशन है उसमें। तो इसके सजेशन के लिए इन्होंने बोला कि कंपलसरी कर दीजिए एजुकेशन को, जिससे हम प्रिवेंट क्या करें, वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकें, कि बच्चा एडमिशन लेके ना भागे। अपॉइंटमेंट ऑफ अटेंडेंस ऑफिसर की अटेंडेंस ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करें। जूनियर बेसिक एजुकेशन जो हो वो एक्टिविटी ओरिएंटेड हो, बच्चा कर करके सीखे तो उसका मन भी लगेगा पढ़ने में वहां पर। और इन्होंने बोला कि इंग्लिश कंपलसरी एंड को एजुकेशनल एट जूनियर बेसिक लेवल पे को एजुकेशन होनी चाहिए। फिर बोला गया, देखिए, फीमेल टीचर अपॉइंट किए जाएं प्राइमरी पर, और जो टीचर पीपल रेशो हो वो 1:30 जूनियर बेसिक लेवल पर और 1:25 इन सीनियर बेसिक स्कूल पर, यानी कि हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक। ऐसे ही सीनियर बेसिक पर 25 बच्चे पे एक शिक्षक। नेक्स्ट है कि एम्फेसाइज ग्रुप एक्टिविटीज इन सीनियर बेसिक स्कूल्स, एम्फेसाइज करना, ग्रुप एक्टिविटी करे बच्चा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड ऑन इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एट सीनियर बेसिक लेवल। वैसे देखा जाए तो दोनों ही लेवल पे इन्होंने बोला था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सजेशन पे ही हो, वो डिसाइड कर सकता है कि इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना है बोथ लेवल पे कि नहीं करना है। नेक्स्ट है कि सेपरेट सीनियर बेसिक स्कूल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, जो सीनियर बेसिक स्कूल्स हो वहां पर हम बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाएंगे। नो एक्सटर्नल एग्जाम एट प्राइमरी लेवल और स्कूल्स कंडक्ट देयर ऑन एग्जाम, मतलब कि कोई एक्सटर्नल एग्जाम ना हो प्राइमरी लेवल पर और स्कूल अपना एग्जाम, इंटरनल एग्जाम करा सकता है और कंप्लीट होने पर सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट सजेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है सजेशंस रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन। अब सेकेंडरी एजुकेशन में यहाँ टारगेट एज ग्रुप क्या है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, 11th to 17 ईयर्स, और ड्यूरेशन है यहाँ पर कितनी, 6 साल। एडमिशन फॉर स्टूडेंट विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज ओनली, यानी कि सेकेंडरी में बच्चा आएगा तो उसका यहाँ पर अच्छे से कड़ी परीक्षा हो तभी उसे एडमिशन दिया जाए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा सेकेंडरी लेवल पर, मदर टंग होगी। इंग्लिश को इन्होंने यहाँ पर कंपलसरी बताया है और कहा है कि प्रोवाइड कीजिए फ्री एजुकेशन अबाउट 50% ऑफ स्टूडेंट्स, वो डिपेंड करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। और ऑफर कीजिए स्कॉलरशिप टू पुअर स्टूडेंट्स एंड इस्टेब्लिश 2 टाइप्स ऑफ हाई स्कूल्स। 2 तरीके के हाई स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने बात की, एक था लिटरेरी हाई स्कूल और दूसरा है टेक्निकल हाई स्कूल। अब लिटरेरी हाई स्कूल में क्या सब्जेक्ट्स होंगे, उसके कैसे स्टैंडर्ड सब्जेक्ट होंगे, वो उन्होंने बताया, वो भी क्लासिफाई किया इन्होंने। मदर टंग होना चाहिए, मदर टंग, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, मॉडर्न लैंग्वेजेस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, जनरल वर्ल्ड सब्जेक्ट, एंशियंट लैंग्वेजेस एंड सिविक्स। अब दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये, और इन्होंने एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट बताया फॉर टेक्निकल हाई स्कूल। टेक्निकल हाई स्कूल इन्होंने स्किल बेस्ड रखे और जिससे बच्चे आगे रोजगार प्राप्त कर सकें, ऐसे सब्जेक्ट्स को इन्होंने टेक्निकल हाई स्कूल में रखा। इसमें पहला सब्जेक्ट क्या था, ये पहले तो इन्हें कि जनरल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये वुड क्राफ्ट, मेटल वर्क, जनरल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट, बुक कीपिंग, शॉर्ट हैंड, टाइप राइटिंग, बिजनेस मैथड्स, ये सब इन्होंने टेक्निकल हाई स्कूल में रखा। और एक रिकमेंडेशन इन्होंने दिया कि रिकमेंड होम साइंस सब्जेक्ट्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए होम साइंस सब्जेक्ट इस
प्लान के अंतर्गत सजेशन दिया गया। और यहाँ पर जो टीचर पीपल रेशो होगा वो 1:20 होगा, यानी कि 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की बात की इन्होंने। अब नेक्स्ट सजेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सजेशन है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन में इन्होंने सबसे पहले सेपरेशन की बात की कि हम सेपरेट कर देते हैं इंटरमीडिएट क्लासेस को, मींस कि 11th क्लास को अलाइन कर देते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के साथ और क्लास 12 को लिंक कर देते हैं 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम के साथ। तो एक ये मेजर इनका सजेशन था। और कहा कि एंट्रेंस जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट में, कि एंट्रेंस जो होगा यानी कि जो एडमिशन है बच्चे का वो बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए और अलाउ करे ओनली 1 स्टूडेंट्स इन 15 स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई। मतलब एग्जाम इतना स्ट्रिक्ट हो या जो भी उनका क्राइटेरिया हो, वो 15 में से एक विद्यार्थी का ही सजेशन। उनका मतलब ये था कि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े स्ट्रिक्ट हों। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इंश्योर करिकुलम इज प्रैक्टिकल एंड रिसर्च वर्क, यानी कि ग्रेजुएशन पर प्रैक्टिकल और रिसर्च वर्क को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए। और नेशनल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी फॉर यूनिफॉर्म ऑपरेशन फंडिंग बेस्ड ऑन नीड्स, इन्होंने यूजीसी की भी बात की, इस्टेब्लिशमेंट की, कि नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना हो जो एक यूनिफॉर्म ऑपरेशन कर सके सबके लिए बराबर तरीके से, और फंडिंग भी प्रोवाइड करवा पाए अगर उन्हें आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंट कॉम्पिटेंट टीचर्स। कॉम्पिटेंट टीचर्स को एम्प्लॉय किया जाए, अपॉइंट किया जाए, और जो पे है उसमें थोड़े रिफॉर्म किए जाएं, वर्किंग कंडीशंस को थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंट टारगेटेड मेजर्स टू इंक्रीज फीमेल स्टूडेंट एनरोलमेंट। और इसके लिए इन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन जो हमारी हायर एजुकेशन है वहाँ पर फीमेल रेशो बहुत कम है, फीमेल एनरोलमेंट कम है, तो उसके लिए फंड प्रोवाइड कराए जाएं, कुछ फाइनेंशियल एड दिए जाएं और 1/3 पॉपुलेशन को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाए। नेक्स्ट था कि इन्होंने सजेशन दिया था कि ट्यूटोरियल सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जाए जिससे टीचर पीपल रेशो का जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी स्ट्रांग हो सके और लर्निंग एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट सजेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सजेशन था इनका इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए। सजेशन फॉर इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इस्टेब्लिश किया जाए नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इस्टेब्लिश है नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया जाए, इसके कुछ रूल बनाए जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए जितने भी ऑल ओवर द इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं। नेक्स्ट इनका था टेक्निकल इंडस्ट्रियल एजुकेशन में कॉमर्स एजुकेशन के लिए। कॉमर्स एजुकेशन में फोकस किया जाए बैंकिंग एंड ऑडिटिंग, बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पर। नेक्स्ट पॉइंट था इनका कि 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए जाएं, एक तो फुल टाइम फॉर इंडस्ट्री स्टूडेंट्स एंट्रेंस एंड पार्ट टाइम फॉर एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, यानी कि एक रोजगार जो प्राप्त किए हुए ऑलरेडी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट सजेशंस था फॉर फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। ये किसी और कमेटी में इतने एलैबोरेट तरीके से नहीं बताया गया था जितना सर्जन प्लान में बताया गया है। फिजिकल हेल्थ में इन्होंने क्योंकि कहा कि मेक श्योर हेल्थ एजुकेशन मैंडेटरी इन स्कूल्स, सब जगह ये मैंडेटरी हो। एंश्योर क्लासरूम्स आर स्पेशियस हाइजेनिक एंड वेल फर्निश्ड, जो कि आज तक नहीं दिखते हैं। ये कमेंट है, रियली ये कमेंट है कि आज भी हाइजीन मेंटेन नहीं है टॉयलेट्स में स्कूल्स के, तो इस पर भी ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि सर्जन प्लान में 1944 में ये बात की गई थी। प्रोवाइड मिड डे मील प्रोवाइड कराया जाए और कंडक्ट हेल्थ चेकअप्स को कंडक्ट किया जाए, जो कि इन्होंने एज भी डिसाइड किया कि एक तो 6 एज पे होगा, फिर 11th एज पे होगा, फिर 14th एज पे होगा। ये हेल्थ चेकअप्स मेंटेन किए जाएं बच्चों के और इंक्लूड स्टूडेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन इन देयर रिकॉर्ड्स, और एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, रजिस्टर मेंटेन किया जाए जहां उस स्टूडेंट्स की टोटल हेल्थ चेकअप्स की रिपोर्ट्स होंगी और उसमें नोट किया जाए कि इस बच्चे को ये फला बीमारी इस
समय पर थी तो ये दवाई दी गई, और जैसे ही बच्चा अगर दूसरे स्कूल में आने वाले वर्षों में जाता है ऐसे ऐसे ही उस रिकॉर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाए उस संबंधित विद्यालय में। तो ये बहुत अच्छा सजेशंस था। फिर था कि ऑफर फ्री मेडिकल चेकअप्स और कॉमन डिजीजेस, कि कोई पैसा ना लिया जाए, मेडिकल चेकअप्स अच्छे से किए जाएं, और कॉमन डिजीजेस हैं तो उसका टीका भी उस समय पर लगाया जाए और उनकी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएं। गिव स्पेशल अटेंशन टू फिजिकली वीक स्टूडेंट्स, जो वीक स्टूडेंट्स है, फिजिकली वीक स्टूडेंट्स है, उनको स्पेशल अटेंशन। अब बात करते हैं सजेशंस रिगार्डिंग टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि जो पीपल टीचर रेशो था वो ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दिया था कि प्री प्राइमरी लेवल पर और जूनियर बेसिक लेवल पर 1:30 का रहेगा, सीनियर बेसिक पर 1:25, हाई स्कूल पर 1:20, एंड जो हायर एजुकेशन था वहां पे भी 1:20 का था। तो एस्टिमेटेड इन्होंने टीचर डिमांड की थी नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए कि 20 लाख प्राइमरी टीचर चाहिए और 2 लाख सेकेंडरी टीचर्स चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने पहले बताया कि अब हमें इतने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, डिमांड की इन्होंने। फिर इन्होंने बोला कि इस्टेब्लिश जूनियर टीचर ट्रेनिंग स्कूल, जूनियर टीचर ट्रेनिंग स्कूल खुले तो वहां पर क्या हो कि फॉर प्री प्राइमरी और जूनियर बेसिक टीचर के लिए 2 साल का प्रोग्राम हो, जो ट्रेनिंग दी जानी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी इनका, मिडिल पास होंगे ये। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि क्रिएट, अब हमें क्या करना है, एस्टेब्लिश सीनियर टीचर ट्रेनिंग स्कूल। अब उनके लिए क्या, कैसे जो एम्प्लॉय होंगे उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी कि सीनियर बेसिक टीचर्स के लिए 3 साल का प्रोग्राम है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल पास है। फिर इन्होंने बोला कि सेटअप टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस, अब टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस खोलने हैं तो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए 1 साल का प्रोग्राम है और इनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन है। और नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला कि इस तरीके से तो इन्होंने क्वालिफिकेशन के साथ में ये भी बताया है कि इसके लिए इस कक्षा के शिक्षक के लिए ये क्वालिफिकेशन है और इतने साल का उसे कोर्स करना है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि ऑर्गेनाइज करना है रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर ऑल ट्रेन टीचर्स, जिस ट्रेनिंग करनी है उन शिक्षकों की, और प्रोवाइड फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज हो, और ट्रेनिंग स्कूल्स एंड एट ऑल ट्रेनिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज हो, और फाइनेंशियल एड भी ऑफर किए जाएं, और सैलरी इंक्रीज की जाए जिससे हम टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाए टीचिंग प्रोफेशन में। नेक्स्ट सजेशंस हैं इनके कि सजेशंस रिगार्डिंग एडल्ट एजुकेशन, क्योंकि उस समय पर शिक्षा व्यवस्था में हर एज ग्रुप को उन्होंने टारगेट किया था, तो हमारे पिछले ऐसे 10 से 40 साल तक का इन्होंने जो एज ग्रुप लिया था तो ऐसी पॉपुलेशन 9 करोड़ इलिटरेट लोगों को इन्होंने देखा। और उसके लिए इन्होंने फिर बोला कि इस अडल्ट एजुकेशन में वोकेशनल और नॉन वोकेशनल एजुकेशन की बात की कि धीरे धीरे हम उनको स्ट्रीमलाइन पर लेकर आएंगे। नेक्स्ट सजेशन था मेंटली रिटार्डेड और हैंडीकैप्ड के लिए, तो इन्होंने बोला कि इस्टेब्लिश किए जाएं सेपरेट स्कूल्स फॉर मेंटली रिटार्डेड जो कि डीफ एंड म्यूट हैं एंड डीफ एंड डम्ब एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए मेंटली रिटार्डेड हैंडीकैप्ड के लिए सेपरेट स्कूल खोले जाएं, इस्टेब्लिश किए जाएं और अपॉइंट किए जाएं ओनली ट्रेन टीचर्स। ट्रेनिंग की इन्होंने बात की कि ट्रेन टीचर्स ही अपॉइंट किए जाएं। अब लिमिटेशन है भाई इसकी, क्योंकि एक बड़ा प्लान था ये प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन में, साथ ही अडल्ट एजुकेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, मास एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, सबके बारे में इन्होंने सजेशंस दिए। तो एक बहुत बड़ा प्लान था ये, और इन्होंने क्योंकि अगले 40 साल की संकल्पना प्रस्तुत की थी इस प्लान में तब, और इन्होंने 313 करोड़ का कॉस्ट भी डिफाइन किया था। तो इतना आगे तक का प्लान और इतने एक्सपेंडिचर का डिमांड करना ये भी उस समय पर संभव नहीं हो पाया था। तो उसमें से लेकिन हालांकि कुछ कुछ सजेशंस जो थे वो आज भी हमें देखने को मिलते हैं कि इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन एक लंबा समय लगा इसे इम्प्लीमेंट करने में, और उसके बाद और भी फिर कमीशंस आए जिसमें इसके रिफॉर्म की भी बात की गई, और कुछ सजेशंस को मान लिया गया और कुछ सजेशंस को नहीं माना गया। देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा ये प्लान था, सर्जेंट प्लान, जिसमें कैब ने बहुत ही बखूबी काम
काम किया, एक ऐसा कैब जिसे 1921 में इस्टेब्लिश किया गया और जो धीरे 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 अपनी स्थापना के साथ कार्य कर रहा था। तो एक अच्छा और बेहतरीन प्लान प्रस्तुत किया गया। अब आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि जो सर्जेंट प्लान है ये बहुत इन डेप्थ और इन डिटेल मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो आई होप सो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई